प्यारे बच्चों, देखिए अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो अपना रसायन विज्ञान का पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप जानते हो कि 56 नंबर का तो अपने पेपर आता है, वार्षिक पेपर जो 56 नंबर का है। उसके बाद 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और 14 नंबर विद्यालय से सत्रांक के जाते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं प्रायोगिक, 14 नंबर सत्रांक के विद्यालय से जाते हैं और जो 56 नंबर है ये वार्षिक पेपर जो होता है हमारा वो 56 नंबर का होता है, चाहे भौतिक विज्ञान का हो चाहे रसायन विज्ञान का हो। अब हमारे जो केमिस्ट्री की जो बुक है, किताब है रसायन विज्ञान की, उसमें कुल 17 पाठ हैं। इन 17 पाठों में से एक पाठ है उपसंयोजक यौगिक, जो नवा पाठ है उपसंयोजक यौगिक। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में उपसंयोजक यौगिक वाले पाठ की चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूं कि ये टॉपिक हम उपसंयोजक यौगिक वाले पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक यौगिक की। योगात्मक यौगिक की बात करेंगे, योगात्मक यौगिक के बारे में जानकारी लेंगे कि योगात्मक यौगिक क्या होता है। इसके बाद योगात्मक यौगिक के ही उदाहरण है, 2 भाग हैं। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक तो है द्विक लवण और एक है संकुल यौगिक। तो इन दोनों की जानकारी हम लेंगे, द्विक लवण और संकुल यौगिक की। संकुल यौगिक को ही उपसहसंयोजक यौगिक बोला जाता है, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित परिभाषाएं या शब्दावली, ये पढ़ेंगे। इसके बाद उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। इसके बाद उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिक के निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत हैं उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण से संबंधित। पहला सिद्धांत है VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा है LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। और चौथा है MOT, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। VBT और CFT ये दोनों सिद्धांत, इनकी हम जानकारी 12th क्लास में लेंगे। और LFT और MOT ये हम BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ये चारों सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों में जो बंधन प्रक्रिया है, किस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण हुआ है, उनके बारे में बताते हैं। ये अब मैं इन दोनों को तो हटा देता हूं यहां से। ये टॉपिक है इस पाठ में, उपसहसंयोजक यौगिक वाले पाठ में। अब हम एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो पोर्शन है उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित परिभाषाएं, शब्दावली, IUPAC नाम और समावयवता, ये इन टॉपिकों में से यदि आपने कभी
किसी कंपटीशन के पुराने साल के पेपर देखे हों, जैसे नीट का या पहले AIEEE IIT का, CPMT PMT वगैरह, जो पुराने यदि पेपर आपने कंपटीशन के देखे हों, तो आज भी और पहले भी जो कंपटीशन में जो केमिस्ट्री आती है उसमें उपसेचक यौगिक टॉपिक है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको सही ढंग से देखना। अब मैं सबसे पहले अपन पहला टॉपिक पढ़ते हैं, योगात्मक यौगिक। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं योगात्मक यौगिक। देखो नाम से पता चल रहा है, योगात्मक यानी जहां योग हो, जुड़ते हो। दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक, वैसे सामान्यतया वो यौगिक लवण होते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक किसी निश्चित आणविक अनुपात में मिलाए जाएं। दो या दो से अधिक यौगिक किसी निश्चित आणविक अनुपात में मिलाए जाएं जिससे एक नया यौगिक बने। दो या दो से अधिक यौगिक एक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाए जाएं जिससे कोई नया यौगिक बने, उस यौगिक को कहा जाता है योगात्मक यौगिक। दो या दो से अधिक सरल यौगिकों या सरल लवणों के मिलने से बनने वाला यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, देखिए आप। MgCl2 एक साधारण यौगिक है, साधारण लवण है। इसी प्रकार KCl एक साधारण लवण है, साधारण यौगिक है। इनको आपस में मिलाने से एक योगात्मक यौगिक का निर्माण हुआ, KCl.MgCl2 6H2O। ये एक योगात्मक यौगिक है और इसका नाम है कार्नेलाइट। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, FeSO4 एक साधारण लवण जिसका निर्माण Fe+2 और SO4-2 से हुआ है। अमोनियम सल्फेट एक साधारण लवण, इसका निर्माण NH4+ आयन और SO4-2 आयन से हुआ है। ये दोनों साधारण लवण आपस में मिले और मिलकर एक योगात्मक यौगिक बनाया, FeSO4 .NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS जिसे मोहर लवण के नाम से जाना जाता है। अपने केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल में जो पहला प्रश्न होता है टाइट्रेशन, उसमें हम करते हैं मोहर लवण को उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और देता हूं आपके सामने, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो कि एक साधारण लवण है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी एक साधारण यौगिक है, साधारण लवण है। इन दोनों के मिलने से एक योगात्मक यौगिक बना, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये एक योगात्मक यौगिक है, इसका नाम है पोटास एलम फिटकरी। और एक लास्ट उदाहरण और दूंगा मैं आपके सामने,
ऊपर लिखता हूं इसको, KCN पोटेशियम साइनाइड इसी प्रकार का यौगिक है, एक साधारण लवण है जिसका निर्माण K प्लस धनायन और Cn माइनस ऋणायन से हुआ है, प्लस FeCN का होल ट्वाइस, ये भी एक साधारण लवण है। इसी प्रकार से इन साधारण लवणों के योग से एक योगात्मक यौगिक बना K4FeCN6। तो आप देखिए मैंने बोर्ड पर 4 योगात्मक यौगिकों के बारे में लिखा है। पहला KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट, जो कि एक योगात्मक यौगिक है। FeSO4.अमोनियम सल्फेट.6H2O फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण, यह भी एक योगात्मक यौगिक है। तीसरा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O पोटास एलम, यह भी एक योगात्मक यौगिक है। और चौथा मैंने यहां ऊपर लिखा है K4FeCN6, यह भी एक योगात्मक यौगिक है। 4 योगात्मक यौगिक बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं। नाम क्यों दिया साहब योगात्मक यौगिक, उसके बारे में यहां है हमारे पास कि ये जो यौगिक हैं इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों या साधारण यौगिकों के मिलने से हुआ है, इसलिए इनको योगात्मक यौगिक नाम दिया गया है। एक बार आप देख सकते हो K4FeCN6 कार्नेलाइट, फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटास एलम। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूं, मैं कार्नेलाइट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जो कार्नेलाइट है इसमें अवयवी आयन, एक तो पोटेशियम आयन है K प्लस, Cl माइनस है, Mg+2 है और Cl माइनस तो है, ये पहले बता दिया। अब जब कार्नेलाइट को हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर मैंने क्या देखा कि इसके जलीय विलयन में K प्लस आयन, Mg+2 आयन और Cl माइनस आयन, तीनों आयन स्वतंत्र रूप से उपस्थित हैं। यानी कार्नेलाइट एक ऐसा योगात्मक यौगिक है जिसका जल में पूर्ण रूप से वियोजन हो गया। अब आप देख लो पूर्ण रूप से वियोजन कैसे पता लगा कि इसके जलीय विलयन में K प्लस आयन भी है, Mg+2 आयन भी है और Cl माइनस आयन भी है। तो कार्नेलाइट एक ऐसा योगात्मक यौगिक है जिसका जल में पूर्ण रूप से वियोजन हो गया। अब इसके बाद अपन ने चर्चा करी फेरस अमोनियम सल्फेट की, इसकी चर्चा करते हैं। देखो फेरस अमोनियम जो सल्फेट है इसमें अवयवी आयन Fe+2 आयन है, अमोनियम आयन है और सल्फेट आयन है। अब जब मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट को, मोर लवण को, ठोस होता है ये, जब मैंने इसको जल में घोला तो इसके जलीय विलयन में मुझे Fe+2 आयन स्वतंत्र उपस्थित मिला, अमोनियम आयन स्वतंत्र उपस्थित मिला और सल्फेट आयन भी स्वतंत्र रूप से उपस्थित मिला। यानी यह भी फेरस अमोनियम सल्फेट भी कार्नेलाइट की तरह ही जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो गया। तो यह भी एक प्रकार का योगात्मक यौगिक है और जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। पोटास एलम फिटकरी को जल में घोला तो भी मैंने यही देखा कि इसके जलीय विलयन में K प्लस आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन उपस्थित हैं। अर्थात चाहे कार्नेलाइट हो
चाहे फेरस अमोनियम सल्फेट हो, चाहे पोटास एलम हो, ये तीनों है तो योगात्मक यौगिक, परंतु जब हमने इन्हें जल में घोला तो इनका पूर्ण रूप से अपने अवयवी आयनों में वियोजन हो गया। अब मैं बात करता हूं K4FeCN6 की। ये जो यौगिक आपके सामने लिखा हुआ है, इसका निर्माण भी आप देखिए दो साधारण लवणों से हुआ है। साधारण लवण KCN और FeCN का होल ट्वाइस। KCN K+ और Cn- से मिलकर बना है। FeCN का होल ट्वाइस Fe+2 और Cn- से मिलकर बना है। अर्थात ये जो यौगिक योगात्मक यौगिक आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बनाने वाले अवयवी आयन है पोटेशियम आयन, Cn- साइनाइड आयन और Fe+2 आयन। परंतु जब मैंने इस यौगिक को जल में घोला तो इसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ। नीचे जो ये यौगिक हैं इनका तो पूर्ण रूप से वियोजन हो गया, परंतु इस यौगिक का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ। ये इसको जल में घोलने पर पोटेशियम आयन उस जलीय विलयन में है और बड़े ऋण आयन उस जलीय विलयन में है। अर्थात इस यौगिक का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि पूर्ण वियोजन हम तब बोलते तब हमारे पास उस जलीय विलयन में Fe+2 आयन और Cn- आयन अलग अलग प्राप्त होते। परंतु आप देखिए उस जलीय विलयन में न तो Fe+2 आयन है न Cn- आयन है, एक बड़ा ऋण आयन जरूर है। अर्थात इस यौगिक का जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो पाया। अब आप देखो बोर्ड पर 4 योगात्मक यौगिक लिखे हुए हैं। परिभाषा वही है, वह यौगिक जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक साधारण यौगिकों से या साधारण लवणों से होता है, वो योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। चारों योगात्मक यौगिक हैं, परंतु ये 3 जो योगात्मक यौगिक हैं, कार्नेलाइट, फेरस अमोनियम सल्फेट और फिटकरी, इन तीनों योगात्मक यौगिकों की विशेषता समान है। इनका जल में पूर्ण वियोजन हो जाता है। ये वो योगात्मक यौगिक हैं जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। दूसरा, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ये वाले ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु जलीय विलयन में या किसी विलायक के साथ मिलाने पर ये अस्थायी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जल में घोलोगे इनका वियोजन हो जाएगा, K+ अलग, Cl- अलग, Mg+2 अलग और उधर Cl- अलग। अर्थात जब इनका जलीय विलयन बनाओगे या किसी विलायक के साथ विलयन बनाओगे तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएंगे, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। परंतु ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? स्थायी। इनको जालक यौगिक भी कहते हैं। जालक ठोस अवस्था में स्थायी हैं, परंतु जल में घोलेंगे इनका जालक टूट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे इनके आयन, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। और वैसे इस प्रकार के यौगिकों को नाम दिया है द्विक लवण। द्विक लवण ये हमारे पाठ का पहला टॉपिक है। द्विक लवण योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है द्विक लवण।
जो ऊपर योगात्मक यौगिक लिखा हुआ है, इसकी विशेषता इन तीनों से भिन्न है। क्या है? भले ही निर्माण, इस यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक यौगिकों से हुआ है, परंतु इसका जल में पूर्ण वियोजन नहीं हो पाया है। तो यह यौगिक जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों से या साधारण यौगिकों से होता है, परंतु जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाता है, इन यौगिकों को नाम दिया है संकुल यौगिक। तो भाई सबसे पहले हमने बात करी योगात्मक यौगिक की। 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सब 1, 2, 3, 4 चारों योगात्मक यौगिक हैं। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के बताए हैं मैंने। पहला प्रकार द्विक लवण, दूसरा प्रकार संकुल यौगिक। द्विक लवण वो होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलने से हुआ है, परंतु ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ठोस अवस्था में ये स्थायी होते हैं, जलीय विलयन में ये अस्थायी होते हैं क्योंकि अपने आयनों में टूट जाते हैं। इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। और योगात्मक यौगिक का जो दूसरा भाग है वो है संकुल यौगिक। इनका निर्माण भी 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों से या साधारण यौगिकों से होता है, परंतु इनका जल में पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। जैसे आप देखिए, मैंने दोबारा बता रहा हूं इस चीज को कि इस यौगिक का निर्माण K+ Fe+2 और Cn- आयनों से हुआ है, परंतु जब ये यौगिक निर्मित हो गया, बन गया, इस यौगिक को जब हमने जल में घोला तो हमें केवल पोटेशियम आयन और एक बड़ा ऋण आयन प्राप्त हुआ। अर्थात इसके जलीय विलयन में न तो Fe+2 आयन है न Cn- आयन है, एक बड़ा ऋण आयन है। इस प्रकार का यौगिक कहलाता है संकुल यौगिक, जटिल यौगिक। इनका जल में पूर्ण वियोजन नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस पाठ का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यही है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में क्या अंतर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमसे 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में क्या अंतर है। आपको 2-3 लाइन इसमें लिखनी है द्विक लवण के बारे में कि द्विक लवण का जल में पूर्ण वियोजन हो जाता है, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जलीय विलयन में या किसी अन्य विलायक के साथ यह अस्थायी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। और दूसरा जो है संकुल यौगिक, इनका जल में पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो पाता है, ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और जलीय विलयन में भी ये स्थायी होते हैं। तो ये है संकुल यौगिक। अब साहब, आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये जो संकुल यौगिक है, इसको जब हमने जल में घोला तो K+ तो अलग हो गया, परंतु Fe+2 और Cn- के मध्य ऐसा कौन सा आकर्षण या ऐसा कौन सा बंध बन चुका है जिसके कारण ये दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बात बता दूं कि संकुल यौगिकों का जब बाद में अध्ययन किया गया, अभी हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिकों में इस बात को, अभी मैं आज ज्यादा विस्तृत नहीं बता पाऊंगा, समय ज्यादा लगेगा, पर आगे अपने पाठों में जो VBT और CFT में आपको बता रहा था उसमें हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि जो संकुल यौगिक हैं, इनका जब हमने अध्ययन किया तो हमने ये देखा कि ये जो Fe+2 आयन है और Cn- जो आयन है, इनके मध्य
उपसह संयोजक बंध उपस्थित है, जबकि K+ और इसके बीच में आयनिक बंध है, ये धनायन ऋणायन, परंतु Fe+2 और Cn- के मध्य उपसह संयोजक बंध है और यह उपसह संयोजक बंध जल में घोलने पर नहीं टूटता है। इसीलिए इस यौगिक का जल में पूर्ण वियोजन नहीं हो पा रहा है। चूंकि संकुल यौगिकों में उपसह संयोजक बंधों की उपस्थिति होती है, इसलिए संकुल यौगिकों को ही उपसह संयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पाठ का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर, और दूसरा जो प्रश्न है जो बोर्ड में पूछा जाता है, उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो अभी देखो हमने देखा कि संकुल यौगिक जो होते हैं उन्हें ही उपसह संयोजक यौगिकों के नाम से जाना जाता है। उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण भी दो साधारण यौगिकों से या साधारण लवणों के मिलने से होता है, परंतु उपसह संयोजक यौगिक हो या संकुल यौगिक, बात एक ही है, इनमें उपसह संयोजक बंध उपस्थित होता है। अब जैसे आप देखिए, एक उदाहरण तो मैं पहले ही वाला लिखता हूं, KCN पोटेशियम साइनाइड एक साधारण लवण है, FeCN का होल ट्वाइस ये भी एक साधारण लवण है, दोनों को मिलाया यौगिक बना K4FeCN6 योगात्मक यौगिक। इस योगात्मक यौगिक में Fe और Cn के मध्य उपसह संयोजक बंध है, इसलिए ये यौगिक उपसह संयोजक यौगिक है। इसी प्रकार KCN प्लस AgCN, KCN एक साधारण लवण है, K+ और Cn-, इसी प्रकार AgCN भी एक साधारण यौगिक साधारण लवण है, Ag+ और Cn-, इन दोनों के मिलने से एक योगात्मक यौगिक बना KAgCN का होल ट्वाइस। ये एक संकुल यौगिक है और इस संकुल यौगिक में Ag और Cn के मध्य वही उपसह संयोजक बंध उपस्थित है जो यहां Fe और Cn के बीच था, इसलिए ये यौगिक भी उपसह संयोजक यौगिक है। तो संकुल यौगिकों को ही उपसह संयोजक यौगिकों के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने योगात्मक यौगिक की परिभाषा, योगात्मक यौगिक के दो भाग द्विक लवण और संकुल यौगिक के बारे में हमने पढ़ा। यह इस पाठ का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में क्या अंतर है। उसके बाद हमने ये जाना कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनका जल में पूर्ण वियोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कुछ सिद्धांतों के द्वारा, कुछ प्रयोगों द्वारा ये मालूम किया है कि द्विक लवण जो संकुल यौगिक होता है उसमें उपसह संयोजक बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए इन संकुल यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है।